देखिए वहाँ पे एक नियम है कि यूपी के कलाकार अगर होंगे तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी। अगर यूपी के कलाकार यूपी के हुए अगर कलाकार हैं तो, जी जी। लेकिन अगर बिहार के हैं तो आपको कम मिलेगी। तो हमारी बिहार सरकार को तो ये समझ में आता नहीं। बिहार सरकार को हमें तो लगता है कि हम घर बैठ जाएंगे जिस हिसाब से हमारी बिहार सरकार की व्यवस्था है। क्या इंटरटेन एक योगदान नहीं है? बिल्कुल। तो आप अच्छे लोग को क्यों नहीं चुनते? जब चुनाव आता है और आपको अवसर मिलता है कि आप अपने बच्चों का भविष्य तय करना है आपको, तो उस समय तो आप भाई एकदम जातिवाद में घुस जाते हैं, इनका पार्टी में घुस जाते हैं, उनके पार्टी में घुस जाते हैं, झंडा लेकर पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं भाई? और मेरा काम यही होता था कि भाई उनका खाना बनाकर, चाय बनाकर देना, जूठा धोना, यही सब काम होता था। बहुत हैं और एक ईश्वर ने बहुत दिया, लोगों ने बहुत दिया, और वो मेरी ईश्वर जो है मेरी जनता है। लेकिन मांग के लेने में जो आनंद होती है ना, वो लगता है कि अपनापन है। मैं आज भी फ़कीर की तरह हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे मालिक कोई और है जो मेहनत नहीं करता है लेकिन मेरी मालिक है। क्योंकि मैं उस लायक, मेरे पापा मुझे कभी नहीं खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि करते अगर उस हैसियत में रहते तो। सही बात। लेकिन मेरी पापा की क्षमता वो नहीं थी। वो भी लीटी बेचते थे मेरे साथ, और वो भी छाना बेच कर हम लोगों था माल भिटाई मेला में। और उसमें मैं लड़की बन के मैं गाना किया था, चूसता देवरा चूसता। और वो गाना रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और उसके बाद उसी, मैं जानता हूँ कि मरने के बाद मेरी सारी चीज़ खोल लिए जाएंगे। पहले ये दुनिया पूछेगी, मेरे घर वाले ही पूछेंगे कि इसका कितना LIC था, फोटो खींच लो, नहीं तो कल नहीं। का अकेलापन जो काटता है वही दुनिया में उजाला बांटता है। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं SM न्यूज लाइव। हमारे साथ में अभी एक जो शख्स है नाम का मोहताज नहीं है। मैं अभी मेरे साथ में है खेसारी लाल यादव जी। मैं आपको पहले बता दूं, आप अभी SM न्यूज लाइव देख रहे हैं और उसका एक स्पेशल सेगमेंट आता है संघर्ष गाथा। मैं आपको बार बार संघर्ष गाथा में कभी डिप्टी कलेक्टर तो कभी बड़े बड़े हस्ती को आपको मैं संघर्ष गाथा में दिखाता हूं। अभी मेरे साथ में खेसारी लाल यादव हैं। मैं इनसे जानूंगा कि क्या इनका संघर्ष रहा। एक सर, सबसे पहले तो SM न्यूज लाइव में आपका स्वागत है सर। चलिए, इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैर छू के प्रणाम करो। सर, पहले मैं जानना चाहूंगा सर कि आप खेसारी लाल यादव जो बचपन में गरीबी में पला बढ़ा, वो शख्स आज ब्रांड बन गया है, तो उसका सफर एक बार आप बताएं सर। वो बनने में कितनी मेहनत है खेसारी लाल यादव को? देखिए, उसको हम संघर्ष नहीं कह सकते हैं, वो एक सफर है जो हर इंसान का, जैसे पहले एक अच्छा होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, उसके बाद आदमी ग्रेजुएट करता है। तो जो अगर पढ़ने की इच्छा है तो शायद दुनिया में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उसी तरह वो संघर्ष नहीं, बल्कि वो मेरा एक रास्ता था जो मैं धीरे धीरे बनाते गया। पहले मैं दूध बेचा, भैंस चराया, भैंस चराने के बाद वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। फिर छलकुटन, रामायण, महाभारत के लोगों के साथ मैंने अपना वक्त बिताया। रात बिहार में ही सर? हाँ, रात भर झाल बजाता था, सीखता था। और मैं लोकगीत के लिए कभी ट्राई नहीं किया था। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं रामायण महाभारत का गायक बनूं, और मेरी गायकी भी उसी तरफ थी, लोकगीत की तरफ नहीं थी। बट ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। फिर मैं यहाँ से चला गया क्योंकि यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। तो मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद मैं लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया, क्योंकि अब कुछ था ही नहीं करने के लिए, तो कोई रास्ता था नहीं। और फिर मेरी शादी हो गई तो और दुविधा हो गया। घर परिवार का एक दबाव होता है। हर माँ बाप ठीक है, पाल पोस के बड़ा करता है, उसके बाद उसकी दायित्व ख़त्म हो जाती है जब वो शादी कर देता है, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारी आपके पास आ गई, जिम्मेदारियाँ हो जाती है। तो भाई आपको भी कमाना पड़ेगा। तो अब एक दबाव था, तो मैं फिर लिट्टी चोखा बेचने लगा। फिर उसी से कुछ पैसे इकट्ठा किए। फिर नहीं हो पा रहा था कुछ भी, जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं एक गुड्डू रंगीला है, उनके यहाँ पे मैं 6 महीने नौकरी भी किया, एक सर्वेंट का, यानी नौकर। हाँ, एक नौकर का। फिर मैं लोगों के पीछे पीछे घूमता था, टीचर जाता था, कोरस गाता था। फिर गाने के बाद चीज़ें हो नहीं रही थी, कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर मैं एक भारतीय कैसेट थी, उसमें मैं कम से कम 1.5 साल रहा। वहाँ भी सर्वेंट का ही काम किया मैंने, एक नौकर के तौर पे काम किया। झाड़ू पोछा लगाना, कपड़ा धोना, चाय बनाना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। वहाँ पर राधे समरसिया जी से भी मिलता था मैं, बादल बवाली जी से भी मिलता था। बहुत सारे एक्टर, कलाकार, जो गायक हैं, सिंगर, वो आते थे। और मेरा काम यही होता था कि भाई उनका खाना बनाकर, चाय बनाकर देना, जूठा धोना, यही सब काम होता था। और एक ऊर्जा थी कि ताकि स्टार के साथ हूँ, मैं स्टार के पास हूँ। तो वो एक कि इतना लोग मेहनत करते हैं लेकिन स्टार के पास नहीं रहते। एनर्जी आता होगा। हाँ, क्योंकि यार ये लोग स्टार हैं, और होता है ना,
सबको पाने की इच्छा होती है। तो उस समय एक मैं गायक के तौर पे नहीं बल्कि एक फ़ैन के तौर पे था। लेकिन अब मुझे क्या पता था, फिर धीरे धीरे संघर्ष हमारे जीवन में महेश परदेसी जी का योगदान रहा। उसके बाद हमारे गांव से ही कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े मेरे से, जो कि हम लोग एक दूसरे के पूरक बन के और फिर शुरू किए। और धीरे 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 करते करते एक डिस्ट्रिक्ट, दूसरा डिस्ट्रिक्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, बजते बजते फिर अपना कैसेट खुद ही ख़रीदना पड़ता था मुझे। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करता था। खुद बनाते थे, खुद खरीदते थे? खुद खरीदता था मैं। ख़रीद के फिर मैं दुकान दुकान पे पोस्टर चिपकाना, दुकानों पे लेकर जाना। पैसे नहीं होते थे तो आदमी बस के छत पे बैठ के जाता था। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करता था मैं, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। लेकिन करते करते धीरे 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 एक गाना मेरा आया था मालभेटाई मेला में, और उसमें मैं लड़की बन के मैं एक गाना किया था, चूसता देवरा चूसता। और वो गाना रातों रात मुझे पता नहीं कहाँ लेके गया, मुझे खुद ही पता नहीं चला। और उसके बाद उसी टाइम पे दशहरा का मौसम माहौल था, और मैं लगातार 15 दिन तक डे नाइट कार्यक्रम करता रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो कैसेट पॉपुलर हो गया। अचानक से? हाँ, अचानक से कि मैं डे नाइट अब शो करने लगा, क्योंकि लोगों को खिसारी चाहिए था और मेरे पास डेट नहीं थे। लगातार बुकिंग। तो एक अलग ऊर्जा हुआ कि रातों रात हुआ क्या मेरे साथ। फिर मैं उसके बावजूद भी मैं कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं किया था कि नहीं मैं हीरो बन पाऊँगा। मतलब आपको लगता था मैं गायकी करूँगा? हाँ, मैं मेरे जीवन में कि मैं गायक बनूं और मैं लोगों का प्यार पाऊं और उनके साथ लोग मुझे जाने, बस इतना ही एक ध्येय थी मेरी, बाकी कुछ नहीं थी। तो धीरे धीरे जब कैसेट में जो भी गाता था सारा हिट होता था और होते चला गया, और आज तक वो सिलसिला जारी है। तो मैं कभी मेहनत से भागा नहीं। फिर मुझे एक आलोक सिंह जी हैं, जो कि हमारे मुजौना गाँव है, बेलथरा रोड, बलिया। उन्होंने मुझे साइन किया 11,000 रुपये में। इतना होने के बाद सर? इतना कुछ होने के बाद 11,000 में आपको साइन किया गया मूवी के लिए? मूवी के लिए। अच्छा। वो आज तक मैंने चेक नहीं डाला, वो आज भी मेरे पास चेक पड़ा हुआ है। तो फिर मैं सिनेमा करने 6 महीने बाद 2011 में उनके गांव पे गया। तो उस समय मुझे समझ ही में नहीं आता था कि सिनेमा होता क्या है। कैमरा इतना बड़ा बड़ा देख के खुद ही डर लगता था। फिर पहला सिनेमा किया, उसके बाद उसका शेड्यूल लगा बॉम्बे शेड्यूल जब लगा तो मैं 50% अपने आप को प्रूफ कर चुका था सिनेमा के मामले में। और मुझे सब कुछ समझ में, क्योंकि मैं सीखने की ध्येय आज भी है और आजीवन जब तक आदमी जिएगा तब तक रहेगी। अभी प्रूफ किया आपने, आप फिल्म में आना चाहते थे इसलिए आपने प्रूफ किया, या फिर आपको प्रोड्यूसर ने या फिर डायरेक्टर ने? एक जिम्मेदारी के साथ मैंने काम की। जब उन्होंने मुझे मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया, तो एक मूवी में कम से कम उस बीच में मेरे 60 से 70 लाख रुपए लगी थी, क्योंकि मेरा अमाउंट नहीं था। तो 60-70 लाख में उनकी सिनेमा बन गई थी। और मुझे लगा जी यार 60 लाख रुपए तो मेरे पापा मुझे कभी नहीं खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि करते अगर उस हैसियत में रहते तो। सही बात। लेकिन मेरी पापा की क्षमता वो नहीं थी। वो भी लीटी बेचते थे मेरे साथ, और वो भी चाना बेच कर हम लोगों को पाले। तो उसकी वजह से मैं लगातार खुद पे मेहनत करना शुरू किया, और मैं खुद से प्यार करना बंद कर दिया। मैं बोला कि नहीं, अब खुद से प्यार नहीं करूँगा। मैंने प्यार किया ताकि मेरे से लोग प्यार करें। मैं खुद को इतना जलाया, इतना आग में दौड़ाया, जिम करना भी है। और मैं 2016 से जिम स्टार्ट किया, उससे पहले नहीं किया था। और लगातार डांस, लगातार फाइट, दौड़ना, सुबह 4 बजे उठना, 12 बजे सोना, खाने का कोई ठीक नहीं। और मेरा आगे पीछे मेरा घर परिवार मेरा कोई नहीं था जो कि मेरा हेल्प कर सके। आपके बॉम्बे शहर में एक आदमी थे जो मनोज तिवारी के सब काम देखते हैं, विकास सिंह वीरप्पन नाम है उनका। वो अपने घर में मुझे 6 महीने तक रखे। उसके बाद मनोज भैया के बंगलों में मैं करीब 6 से 7 महीना रहा, वही मुंबई में। फिर मैंने अपना एक 20,000 का रूम था, इतना ही बड़ा रूम था। अच्छा। मैंने वहाँ लिया और एक गद्दा डाल दिया। मतलब 20,000 रुपये महीने लगता था उसमें? हाँ। और फिर मैं लगातार वहीं से होटल से खाना खाता था, क्योंकि खाना बनाने आता नहीं मुझे, सिर्फ रोटी बनाने आता है। और एक आदमी के लिए, अकेला आदमी के लिए खाना क्या बनाऊँ, तो थोड़ी सी टफ होती थी अकेला रहना। फिर लगातार सिलसिला जारी हुआ, सिर्फ सिनेमा बहुत बड़ी हिट हो गई। फिर मुझे रामाकांत प्रसाद बहुत बड़े डायरेक्टर थे। सर उस फिल्म का नाम एक बार जिक्र करें। साजन चले ससुराल। साजन चले पहला मूवी था और 50 डे हुआ हर हॉल में, और लगातार वो सिनेमा चली। उसके बाद कट्टू मेरा सिनेमा या जान तेरे नाम, वो भी 50 डे हुआ।
फिर तीसरी मूवी आई दिल ले गई लोहड़ियाँ वाली, वो भी 50 डे। फिर चौथी मेरी मूवी थी लहू के दो रंग, वो भी 50 डे। मेरी नागिन थी 50 डे। मैंने लगातार 5 से 7 फिल्म मेरा 50 डे, हाँ 50-50 दिन चला। और उसके बाद एक ऐसा माहौल आया कि आज सबके सामने। खेसारी जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं कि वो दौर भी आपने देखा है, अभी आप बाइक से आ गए यहाँ। सर, कैसा लगता है ये जीवन जी के, और क्या उसे मिस करते हैं क्या? नहीं, मैं मिस इसलिए नहीं करता उस जीवन को, क्योंकि मैं आज भी उसी हिसाब से जीता हूँ, अपने हिसाब से। जो जिस खेसारी को हिसाब से दिल करता है वही करते हैं। हाँ, जो खेसारी पहले था, आज भी मैं पैदल चलने से कतराता। आज भी मुझे बाइक से चलना होगा कहीं मिलने। आज अब अपने घर में आ रहा हूँ तो मुझे क्या इनके सामने क्या स्टैंडर्ड दिखाना है। अब मनोज भी मेरे फैमिली के एक हिस्सा है, बड़े भाई के तौर पे हैं। कुछ भी दुख सुख होता है तो हम एक दूसरे से बांटते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो अपनों से क्या स्टैंडर्ड, किससे, जितनी भी पब्लिक मुझे प्यार करती है सब तो मेरे अपने ही हैं। मेरा स्टैंडर्ड अगर देखना है तो मैं पर्दे पे दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो जगह है दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने मुझे बनाया है उनके सामने मैं अपना स्टैंडर्ड दिखाऊं तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इनको गिराने में कितना टाइम लगता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि सबका बच्चा बन के उनके गोद में खेलूं। जवान होने पे तो बाप भी अपने बच्चों को गोद से उतार देता है, क्योंकि वो भार सह नहीं पाता है। तो स्टैंडर्ड का भार उतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आप अपने गार्जियन पे हावी हो जाएँ। आज भी मैं गार्जियनशिप में काम करता हूँ। मेरे फादर हैं, उनके आज्ञा के बिना, उनके आदेश के बिना कुछ लेना है तो पापा से ज़रूर सलाह करता हूँ। बड़े भाइयों से, हाँ, बड़े भाइयों से सलाह करता हूँ। मैं आज भी अपने खर्चे के लिए अगर मैं घर पे रहता हूँ तो पापा से पैसा कितना भी दे दूँ उनको, लेकिन उनसे पैसा मांग के ही लेता हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं आज भी अब बीवी मेरी होती है, अब उस जगह पे मैं अपने माँ की जगह पे अपने बीवी को रख दिया हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे पैसा मांग के लेता हूँ। मतलब खेसारी लाल जो कमाता है वो अपने घर में दे देता है, और जो ज़रूरत पड़ता है तो आप ले लेते हैं। मांग के लेता हूँ, क्योंकि उसमें खुशी मिलती है मुझे। बहुत हैं, ईश्वर ने बहुत दिया, लोगों ने बहुत दिया, और वो मेरी ईश्वर जो है मेरी जनता है। लेकिन मांग के लेने में जो आनंद होती है ना, वो लगता है कि अपनापन है। मैं आज भी फ़कीर की तरह हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे मालिक कोई और है जो मेहनत नहीं करता है लेकिन मेरी मालिक है, क्योंकि मैं उस लायक उनको बनाया है। हम कोशिश की है कि अपनों को अहमियत हमेशा बड़ा रखें, जो हमारे जीवन में उनकी उपलब्धि रही है। सर, एक चीज़ में थोड़ा कड़ा होगा आपके लिए, लेकिन एक सवाल है। एक सवाल ये है कि बिहार और यूपी में हिंदी के बाद जो सबसे बड़ी भाषा है वो भोजपुरी है सर। लेकिन भोजपुरी का स्तर इतना निम्न हो गया है कि लोग अश्लील गाने बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं सर। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और बहुत सारे आपके भी सर कुछ अश्लील गाने आए हैं। नहीं, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इससे दूर नहीं हूँ, मैं भी भोजपुरी समाज से हूँ। बिल्कुल। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अगरबत्ती बेचूँ जी। अगरबत्ती मैं भी बेचना चाहता हूँ, बट मैं अगरबत्ती खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए। अश्लीलता सिर्फ गायकों में नहीं होती है, कुछ सुनने वालों में भी होती है। आप अगर उस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो दुनिया क्यों नहीं उधर उस तरफ भागेगी। मेरे कहने का मतलब, जहाँ लोगों को लगेगा कि नहीं मुझे एंजॉय मिल रहा है। कितने सारे आप दूध की डेयरी देख रहे हैं इस शहर में। मुझे लगता है कि जितने भी शाकाहारी भोजन करने वाला कितना होटल मिलेगा आपको? बहुत कम। तो क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम है। लेकिन हाँ, जहाँ तक समाज की बात है तो समाज में अश्लील नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध मैं भी करता हूँ। और डे बाई डे कोशिश अब हम भी कर रहे हैं कि नहीं, हमें अपने आप को अलग करना है और अलग जिंदा रह के करना है। मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे दुनिया सुन रही है और मेरे बातों पे अमन करेगी। लेकिन मैं अगर आज देखिए, भरत शर्मा से बेहतर तो कोई नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। भरत जी ने अपने जीवन में बहुत अच्छा किया, सही बात। आज भी जब तक जिएंगे करेंगे। बट आज वो घर बैठ गए, क्यों? इन्हीं लोगों ने उनको स्टार बनाया था ना। तो आज ये बताइए, आज ये समाज क्यों उनको दरकिनार कर दी? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अच्छा करने की कोशिश की। सर एक बात बताऊं आपसे, मार्केट में जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको दुनिया सुनेगी। तो ऊपर नीचा इस धरती पे हर भाषा में होता है। हर भाषा में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लोग कुछ वर्ग के लिए होती है। तो मेरे पास, मैं देवी गीत भी गाता हूँ, मैं भगवान कृष्ण का भजन भी गाता हूँ, मैं भोले शंकर का भजन भी गाता हूँ, मैं छठ का भी गीत गाता हूँ। ऐसा नहीं कि खेसारी सिर्फ अश्लील गाता है। हाँ, कुछ हमारे भाषा ऐसे हैं, अगर देखा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा अश्लील तो हमारे माँ बहन बेटी गाती है। आप कभी तिलक उलक में गए हैं? सर वो एक पार्ट होता है, जैसा कहा जाता है। बताइए, मेरे कहने का मतलब क्यों पार्ट है? वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कैसे संस्कृति? गाली? अच्छा, धरती का कौन सा गाली संस्कृति से जुड़ा है, मुझे बताइए।
कहीं रामायण में लिखा है? कहीं रामायण में लिखा है? कहीं महाभारत में है? नहीं ना। तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, ठीक है, लेकिन उसे सुधारने की जिम्मेदारी किसकी है सर? उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो सरकार की है, गवर्नमेंट की। बिल्कुल। सर उसके साथ में हमारी जिम्मेदारी नहीं है? हमारी जिम्मेदारी, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बताइए, आप लॉकडाउन लगा देंगे, जी जी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, जी जी जी। अगर ब्रेकेट नहीं डाला होता, प्रशासन टाइट नहीं किया होता, तो क्या कोई नियम को पालन करता? बिल्कुल नहीं ना। तो सर नियम के पालन तभी होंगे जब सरकार सक्रिय होगा। सरकार एक अगर सेंसर बोर्ड बैठा दे और वो ये बता दे कि भाई अगर आप गलत गाना गाओगे, विदाउट सेंसर बोर्ड के वो चीज़ें पास नहीं होनी चाहिए, तो सब ये लोग कैसा नियम आना होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। हर समाज के लिए सेंसर बोर्ड है। बताइए, फिल्म में सेंसर बोर्ड है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में, दुनिया के किसी भी दुनिया की फिल्म होगी उसके लिए सेंसर बोर्ड है, जहाँ से पास होके, जहाँ से 10 लोग ये डिसाइड करते हैं उस भाषा के लोग कि ये गलत है या सही है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी सरकार तो, सच पूछिए तो बिहार की सरकार हो या चाहे यूपी की सरकार हो, सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। इंटरटेन पे किसी का ज़्यादा योगदान नहीं है। हाँ, आज यूपी में इंटरटेन पे बढ़ावा दिया जा रहा है, इंटरटेन को बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। आज हम लोग सारे लोग बिहार के कलाकार हो, देखिए वहाँ पे एक नियम है कि यूपी के कलाकार अगर होंगे तो आपको सब्सिडी ज़्यादा मिलेगी, अगर तो यूपी के कलाकार हैं तो। जी जी। लेकिन अगर बिहार के हैं तो आपको कम मिलेगी। तो हमारी बिहार सरकार को तो ये समझ में आता नहीं। बिहार सरकार को, हमें तो लगता है कि हम घर बैठ जाएंगे जिस हिसाब से हमारी बिहार सरकार की व्यवस्था है। क्या इंटरटेन एक योगदान नहीं है? आज कम से कम 80 से 90 लाख रुपए हम यूपी गवर्नमेंट को दे जाते हैं अपने फिल्म के माध्यम से, इंटरटेन के माध्यम से हमें मिलता है 50 से 60 लाख रुपए। तो हमारा लगा कितना? 20 लाख ना। बिल्कुल 20 लाख ना। तो हमने तो दो लोगों को रोजगार दिया ना, वो यूपी के लोगों के पास पहुंची ना, तो उसी को रिटर्न हमें यूपी सरकार देती है। तो अगर वही व्यवस्था बिहार में भी हो तो हम यूपी शूट क्यों करेंगे? हम यूपी शूट करने क्यों जाएंगे? हम किसी और राज्य में शूट क्यों करने जाएंगे? अगर हमारा बिहार सरकार इंटरटेन को लेकर सक्रिय हो जाए, इंटरटेन को लेकर अगर उनका जागरूकता हो जाए, उसके लिए काम करना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कि सारे बिहार के कलाकार, और चाहे हिंदी के भी कलाकार, बहुत सारे हमारे बिहार में ऐसे लोकेशन है जो कि दुनिया को पता नहीं, और उस पता करने के लिए एक इंटरटेन ही है जो दुनिया को बताती है कि ये मेरा बिहार है। मतलब यहाँ भी के लिए किसी पर्यटन की ज़रूरत नहीं है सर। बिल्कुल। विदेश से बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको टिकट कराने की, सिर्फ आप व्यवस्था अच्छा दे दीजिए, दुनिया आपके पास आ जाएगी। बिहार में इतना चीज़ है, बिहार में इतने अच्छे अच्छे स्थल है, इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं, इतने अच्छे अच्छे गांव हैं कि हम अपने गांव को, अपने स्थल को, अपने पर्यटन चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट हमें व्यवस्था तो मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो बिहार के कलाकार तो ऐसे ही मारे जा रहे हैं। हमारे बिहार के कलाकारों पे कोई ध्येय नहीं है हमारे मुख्यमंत्री जी के। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरह यूपी के कलाकारों को यूपी सरकार इतना फ्रीडम दे रही है, सब्सिडी दे रही है, तो अगर ये हमें भी सब्सिडी घोषणा करें, बिहार के कलाकारों को उस लेवल पे देखें, इंटरटेन को उस लेवल पे देखें, तो मुझे लगता है कि बिहार में इंटरटेन के माध्यम से कम 20 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। यूपी सरकार पागल तो नहीं है जब फिल्म सिटी बना रही है सिर्फ रोज़गार के लिए। फिल्म सिटी के बनाने से बताइए सरकार को फ़ायदा नहीं है? जब हमारे इंटरटेन के लोग वहाँ आएंगे, शूट करेंगे, तो लोगों को काम मिलेगा। सही बात। तो आप तो रोज़गार ही दे रहे हो ना। तो वो भी एक माध्यम है, बशर्ते पता नहीं अब हमारे मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं लगता है कि हाँ संगीत कोई माध्यम नहीं, कला क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। कला क्षेत्र ऐसी चीज़ है कि हमारे बिहार की खूबसूरती को दुनिया को बता सकती है कि हमारे बिहार में ऐसी ऐसी प्रतिभा है। अगर यहाँ ऐसा आ जाता है, अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाती है, तो आपका कहना है कि यहाँ भी बहुत सारे रोजगार होंगे? बिल्कुल होंगे, और बहुत सारे ऐसे टैलेंट निखरेंगे जो यहाँ छिपे पड़े हैं। सिर्फ यहाँ एक मुकाम, एक जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है बिहार में। ये कहने का मतलब कि रहने की जगह जिस घर में होगी उसी में लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये हो गई फिल्म सिटी की बात या फिर बिहार की बात। सर अगर बात करें आपकी, क्योंकि ये संघर्ष गाथा शो है, तो खेसारी लाल यादव मूवी में एक फिल्म अभी एक नंबर 1 हीरो के रूप में निखर कर आप आ रहे हैं बिहार से या फिर पूरे इंडिया में। तो सर आपके फेवरेट कौन थे या फिर आप किससे इंस्पायर हुए इस फील्ड में? देखिए, जो मेहनती आदमी होता है मैं उसको फेवरेट बना लेता हूँ। शुरू में किसको आपने? मैं गोविंदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और माधुरी दीक्षित जी का।
इन दोनों का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आज भी हूँ और आजीवन शायद मैं रहूँगा। तो मुझे लगता है कि और उसके बाद जो लोग मेहनती हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, वो कला के क्षेत्र से हो या नहीं फिर हो, किसी भी क्षेत्र से हो, जो मेहनती हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं। सर आपने अभी गोविंदा का जिक्र किया, मैं चाहूँगा सर अगर आप गोविंदा का कोई एक डायलॉग अगर आप बोल पाएँ सर। मैं उनको पसंद करता हूँ, उनके डायलॉग से सर अपना ही कोई डायलॉग। मैं उनके डांस से प्रभावित हूँ, उनके एक्सप्रेशन से प्रभावित हूँ। मुझे लगता है कि उनके जैसा बेहतर मुझे पूरे इंडिया में कोई डांसर नहीं है। बिल्कुल, नाचने के लिए बहुत लोग नाचते हैं, लेकिन उनके वो जो चेहरे से नाचते हैं, एक्सप्रेशन के साथ जो नाचते हैं, देखिए समय सबका आता है जाता है, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उससे आपकी प्रतिभा का जो आपने कर दिया है, जो आपके अंदर प्रतिभा है, उसको कोई नहीं छुपा सकता। समय सबका आता है जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो आपने दुनिया को दे दिया है उससे दरकिनार किसी को नहीं किया जा सकता। सर एक बार मैं चाहूँगा आप अपना कोई एक फेवरेट डायलॉग सर बोलें। डायलॉग सिनेमा का काम है, अभी सिर्फ सवाल करिए। सर अच्छा ये ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बिहार में युवा अभी भी बहुत बेरोजगार हैं सर, या फिर बहुत आपको इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगार तो मैं भी था, लेकिन मैंने अपने आप को साबित किया। बात मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, जी, बेरोजगारी कहाँ नहीं है। आप सरकार को चुनते तो आप ही है ना। बिल्कुल। तो आप अच्छे लोग को क्यों नहीं चुनते? जब चुनाव आता है और आपको अवसर मिलता है कि आप अपने बच्चों का भविष्य तय करना है आपको, तो उस समय तो आप भाई एकदम जातिवाद में घुस जाते हैं, इनका पार्टी में घुस जाते हैं, उनके पार्टी में घुस जाते हैं, झंडा लेकर पीछे पीछे घूमते रहते हैं। क्यों घूमते हैं भाई? आपको एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित जो हमारे बच्चों के भविष्य को बड़ा कर सकता है, आप बिहार में बताइए। मैं जितने भी लोग हैं, मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, कोई आदमी अच्छा अस्पताल बनाने की कोशिश की नहीं की। हमारे नेताओं का इलाज पटना में हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि उन्होंने अपने लिए अस्पताल नहीं बनाया। बिल्कुल। तो हम नागरिकों के लिए कहाँ से बना पाएंगे? किसी भी हमारे बिहार के नेता हो, उनसे पूछिए कि उनका बच्चा पटना में पढ़ता है क्या? नहीं। क्योंकि तो ये बताइए कि जब उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए नहीं बनाया, तो बिहार के बच्चों के भविष्य कहाँ से तय कर पाएंगे वो? तो बात वहाँ है कि हाँ सोचने की बात है। ये बताइए कि हमें अच्छी चीज़ खरीदने के पैसे मिल गए और हम जाकर घटिया चीज़ खरीद लिए, तो उसमें गलती उस सामान वाले की है कि हमारी है? हमारी गलती है। जब अवसर मिलता है कि हम कुछ अच्छा चीज़ लें तो हम नहीं ले पाते हैं, वहाँ हमारी कास्ट रीजन भारी हो जाती है। तो देखिए आज पढ़े लिखे लोग हैं, नो डाउट। बिहार में बेरोज़गारी है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। हर आदमी अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब सब लोग मिल के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो हमारा बिहार कम नहीं है किसी से। हमारे बिहार के अंदर बहुत प्रतिभा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में भी छुपी हैं। सबसे ज़्यादा IPS हमारे बिहार से निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है सर। हमारे पास अगर होता तो शायद बहुत सारे रोजगार होते। यहाँ एक भी फैक्ट्री बताइए, चंदा के पैसा से आप घर चला सकते हैं सर। अब केंद्र के पैसे आएंगे, उसके बाद हमारा विकास होगा, संभव ही नहीं है सर। राज्य में हमारे किस चीज़ का टैक्स मिलता है? आज दिल्ली को डेवलप करने का, दिल्ली में फैक्ट्रियाँ हैं तो टैक्स लोग पे करते हैं ना। आज कलकत्ता में टैक्स पे करते हैं ना लोग, क्योंकि वहाँ उद्योग है, और उद्योग जहाँ होगा वहाँ टैक्स ज़्यादा होगा, और टैक्स होगा तो आपके शहर का उन्नति होगा। तो शहर की उन्नति का कौन सा फैक्ट्री? यहाँ तो इतना सारा चीज़ है कि लोग डर के मारे फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते। तो क्या करिएगा महाराज? अब उसके लिए मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई कि भाई मैं कुर्सी पे तो बैठा नहीं हूँ, मेरा एक जगह इंटरटेन है, मैं उसमें ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, और लोगों के दिल में मेरे रहने का एक है कि मुझे रहना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के दिल की आवाज़ सुन के मैं उनका काम करूँ। सर गर्मी लग रही है, वैसे एक क्वेश्चन है सर मेरे माइंड में, आप सर राजनीति में भी आना चाह रहे हैं क्या सर? राजनीति में अगर मौका मिले तो आप आना चाहेंगे क्या? अभी मौका ऐसा आपको क्या लगता है कि मुझे मौका नहीं मिला? नहीं मौका मिलता है सर। क्या राजनीति में रुझान है आप? हर चुनाव में मौका मिलता है, लेकिन बात देखिए राजनीति की नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ राजा की तरह हूँ, लोगों के दिल में हूँ। मैं किसी एक पार्टी के होके अभी अपने जीवन को नहीं चला सकता। अभी की जो दौर है, मैं अपने जीवन में सिर्फ इंटरटेन करना चाहता हूँ, लोगों के प्यार में रहना चाहता हूँ, लोगों का बेटा बन के रहना चाहता हूँ। मैं किसी एक पार्टी के लिए अपना सक्रिय अपने जीवन को नहीं दे सकता है। तो मेरे जीवन में अभी नहीं, अब आगे क्या होगा
मैं कभी भविष्य नहीं सोचता। वर्तमान को मैं देखते हैं। सिर्फ वर्तमान जीता हूँ। आज जो है मेरे सामने वो मेरा है। कल अगर जी लिया तो फिर कल देखूंगा कौन मेरा होगा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं वर्तमान के साथ अपने जीवन को चलाऊं, और जो आज है वही मेरा ज़िंदगी है। इसके बाद कल क्या होगा ये मुझे पता है। सर, एक इंटरव्यू में आपने कहा था, मैं नर्क का राजा बनना पसंद करूंगा, स्वर्ग का नौकर नहीं। हाँ, तो ठीक है ना, नर्क में हूँ, लोगों को लगता है कि हाँ नर्क है तो आई एम राजा, मैं वहीं का मैं राजा क्यों हूँ? हाँ, राजा तो हूँ ना मैं, राजा तो हूँ ना मैं, चाहे वो नर्क ही क्यों ना है। लोगों को नर्क लगता है, लेकिन मेरे लिए वो स्वर्ग है। तो मैं मतलब मेरे देखने सोच का पे काम नजरिया करता है। हाँ, मेरे सोच पे वो काम डिफेंड करता है कि लोगों को लगता है कि बिहार यूपी की जनता पुअर होती है, ये बिहारी हैं, ये लोगों को लगता है। बट यही बिहारी के लोग, यही बिहार के लोग, यही यूपी के लोग, यही झारखंड के लोग खेसारी को अपना बेटा मानते हैं। तो मेरे लिए मेरे पिता और मेरे माता बिहार यूपी झारखंड के ही लोग हैं। दुनिया के नज़र में उनके पिता हो सकता है ईश्वर होंगे, क्या होंगे नहीं पता मुझे, लेकिन मेरे लिए सक्रिय और मेरे माता पिता, मेरे जीवन के हर वो खुशी बिहार यूपी की जनता है। सर, अभी आपने कहा बिहारी, तो सर आपको भी कभी ये फेस करना पड़ा क्या बिहारी के नाम पे? मैंने अपने आप को उस लायक बनाया जो किसी की औकात ही नहीं है बोलने की। बात वहाँ नहीं है, बात यहाँ है कि मैं जिस जगह पे जाता हूँ तो मेरी एक उपलब्धि है। मैं अगर किसी जगह पे बैठता हूँ तो उनके दिमाग में ये बात तो है कि ये खेसारी लाल यादव है और भोजपुरी का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। भोजपुरी के लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया है। तो उनकी क्षमता नहीं है जो मुझसे सवाल करें, वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है। लेकिन लोग कहते हैं तो कहने से मुझे खुशी इस बात की है जब मैं बिहार का बेटा हूँ और लोगों को लगता है कि हाँ ये बिहारी है। लेकिन बिहारियों ने एक ऐसा बेटा पैदा किया कि सबके नाक में दम करके रखा है। आज हिंदी से ज़्यादा खेसारी लाल यादव के गाने सर्च होते हैं, बिल्कुल। हिंदी के लोगों से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर होते हैं। हिंदी के लोगों को 3-3 करोड़ की ऑडियो वीडियो बन जाती है, सिनेमाएं बन जाती हैं, लेकिन वो रिकवरी नहीं दे पाता है। बट हम 10 लाख के भी ऑडियो में कम से कम 50 लाख रुपए कमा के जाते हैं। हम 1 करोड़ की सिनेमा बना के कम से कम 2 करोड़ कमा के जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारी जहाँ उपलब्धि है, आपसे अगर जोड़ा जाए तो आपसे बहुत ऊपर है चीज़ें। तो बिहार यूपी की जनता बहुत अच्छी है, ये सिर्फ प्यार करना जानती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। और जो दिल से सोचता है उसको प्रॉब्लम होता है। सर, एक अंतिम सवाल, खेसारी लाल यादव बहुत कमाते हैं और आप कहा जाता है कि आप दान पुण्य भी, या फिर यूँ कहें तो चैरिटी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सर अपने संस्था के बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना कमाऊँ, अगर 50% मेरे अपने परिवार के लिए है तो 50% उन लोगों के लिए हो जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मेरी कोशिश रहती है कि किसी की आपदा में जाना वो मेरा खुशी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी परिवार मेरे लिए सक्रिय है। लेकिन मुझे पता है कि मैं जिस दिन मर भी जाऊँगा ना, तो मरने के बाद भी ये बिहार यूपी की जनता मेरे लिए सक्रिय रहेगी और ये बोलेगी। मैं जानता हूँ कि मरने के बाद मेरे सारे चीज़ खोल लिए जाएंगे। पहले ये दुनिया पूछेगी, मेरे घर वाले ही पूछेंगे कि इसका कितना LIC था, फ़ोटो खींच लो, नहीं तो कल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे लिए उतने देर तक वो रो सकते हैं। लेकिन मैं जिनको एंटरटेन करता हूँ उनसे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उनको सिर्फ ये स्वार्थ है कि ये मेरा बेटा है, ये हमारा मनोरंजन कराता है, ये मुझे सुकून देता है। तो निस्वार्थ मोहब्बत है कोई बिहार की जनता की खेसारी की। सर, अभी आपने कहा अगर हम मर जाते हैं तो चेन खोल लिया जाएगा, लेकिन मैं बताऊं सर, आप जो काम कर रहे हैं वो काम हमेशा याद रखा जाएगा और पूरी दुनिया याद करेगी हमेशा सर। मैं अभी आपको संघर्ष गाथा में खेसारी लाल यादव से मिलवा रहा था, उनकी संघर्ष को बता रहा था और खेसारी लाल यादव भी अपनी संघर्ष को बारीकी से एक एक चीज को आपके सामने बताया। मैं रिंकेश कुमार हूं और आप संघर्ष गाथा देख रहे थे। धन्यवाद।